हेलो एवरीवन, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7th का, और ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग डेलिब्रेशंस ऑन जाति तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और आप में से जिन्होंने ये सब कवर नहीं किया है, जिन्होंने नहीं पढ़ाया, उनके लिए मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले वाले वीडियो का लिंक शेयर किया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा था, वो नहीं समझा है चैप्टर, तो आप ज़रूर इस लिंक को क्लिक करके और उस चैप्टर को पहले वाला प्रीवियस जो पार्ट है उसको समझिएगा, और फिर फर्दर आप इसको कंटिन्यू करिएगा। तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि क्षत्रियों में भी कई सारे अलग अलग क्लान बन चुके थे, और 11th और 12th सेंचुरी में ये काफ़ी पावरफुल क्लान्स माने जाते थे। इनमें से कई सारे थे जो पहले ट्राइब्स रह चुके हैं, और ये जो ट्राइब्स थे वो अपने आप को राजपूत मानते थे। राजपूत यानी होता है राजा का पुत्र। तो ये अपने आप को इस तरीके से कहलाने लगे, एंड they gradually replaced the older rules, especially in agriculture areas. Here, a developed society was emerging, and rulers used their wealth to create powerful states. इसका मतलब ये है कि जब ये लोग शासन करने के लिए आए तो इन्होंने एग्रीकल्चर एरियाज़ में बने हुए जो पहले वाले रूल्स थे वो सारे क्या कर दिए, ख़त्म कर दिए, और अपने नए रूल्स बनाना स्टार्ट कर दिए। सेकेंडली, एक नई सोसाइटी डेवलप हो रही थी जिसमें कि रूलर्स क्या करते थे कि अपनी वेल्थ का इस्तेमाल करके एक नया पावरफुल स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे थे। द राइज ऑफ राजपूत क्लान्स टू द पोजिशन ऑफ रूलर्स सेट एन एग्जाम्पल फॉर ट्राइबल पीपल टू फॉलो। जिस तरीके से धीरे धीरे करके ये जो राजपूत क्लान्स थे वो अपना ओहदा बढ़ाते जा रहे थे, इन लोगों ने क्या किया था कि ट्राइबल लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया था कि वो भी इस तरीके से आगे बढ़ सकते थे। एंड ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ ब्राह्मण्स मैनी ट्राइब्स बिकेम पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, यानी कि कई सारी अलग अलग जातियाँ और कास्ट सिस्टम में वो लोग इवॉल्व हो चुके थे। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड जॉइन द रूलिंग क्लास, यानी कि जो लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज थी जो काफ़ी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, वही लोग जो थे वो रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर सकते थे। अ लार्ज मेजोरिटी जॉइन द लोअर जातीज ऑफ द कास्ट सोसाइटी। ऑन द अदर हैंड मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हैड अडॉप्टेड इस्लाम क्वाइट अर्ली, यानी कि क्या होता गया कि जैसे जैसे ये ब्राह्मणों ने अपने रूल्स रेगुलेशन को ज़्यादा लागू करना स्टार्ट कर दिया, तो ये जो पंजाब और सिंध इधर के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के जितने भी ट्राइबल सोसाइटीज़ थी उन लोगों ने इस एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, और इन लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया। They continued to reject the caste system, and the unequal social order prescribed by the orthodox Hinduism was not widely accepted in these areas. यानी कि इन लोगों ने कास्ट सिस्टम को भी मानने से इनकार कर दिया, साथ ही जो रूल्स और रेगुलेशंस जो कि अनइक्वल थे हर जाति के, वो भी मानने से इनकार कर दिया, और इसी वजह से इन लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया। एंड दे हैड ऑलरेडी refused to accept this jatis and caste system, and this is how they had refused to accept all the orthodox Hinduism, and they accepted the Islamism. The emergence of state is closely related to the social changes amongst tribal people. Two examples of this important part of our history are described below. The emergence of land is closely related to social change amongst tribal people. Two example of this important part of our history are described below. तो इनमें हम लोग दो जातियों के बारे में पढ़ेंगे। जो पहली है वो है गोंड्स और दूसरा है अहोम्स। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं गोंड्स के बारे में पढ़ना। द गोंड्स लिव इन अ वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना, और कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड्स, यानी कि जो ये गोंड लोग होते थे वो एक वास्ट फॉरेस्टेड रीजन में रहते थे जिसे गोंडवाना कहा जाता था, या फिर वो कंट्री जहाँ पर इन लोगों का निवास होता था, इनहेबिटेड बाय गोंड्स। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब देखिए यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि trees and bushes in the forest area are first cut and burned, and the crop is sown in the ashes. When this land loses its fertility, another plot of land is cleared and planted in the same way. यानी कि पहले तो क्या होता है कि ट्रीज और बुशेस को जहाँ फॉरेस्ट में होती है उसको कट डाउन कर दिया जाता है, और फिर उसको
बर्न कर दिया जाता है, यानी कि जला दिया जाता है। और जब ये जो क्रॉप्स होती हैं वो एशेस में बदल जाती हैं, यानी कि वो राख में परिवर्तित हो जाती हैं, तो वहाँ पर दूसरी क्रॉप को लगा दिया जाता है और इस तरीके से वहाँ पर बार बार इस तरीके से किया जाता है। और जब ये जो प्रोसेस है उसको रिपीट किया जाता है तो जो लैंड होता है वो अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को खो देता है, इट लूजेस इट्स फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और जब ये लैंड अपनी फर्टिलिटी खो देता है तो ये लोग जो होते हैं वो दूसरे लैंड पर शिफ्ट कर जाते हैं और वहाँ पर भी इसी तरीके से एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज शिफ्टिंग कल्टिवेशन। Now, the large Gond tribe was further divided into many smaller clans. Each clan has its own राजा और राय, यानी कि जो बड़े बड़े गोंड ट्राइब्स थे उनको छोटे छोटे क्लान्स में बांट दिया गया था और हर क्लान का एक मुखिया होता है, जो कि हमने चैप्टर के बिगिनिंग में भी इस बात को पढ़ा था, उसे राजा या राय कहा जाता था। About the time that the power of the Delhi Sultan was declining, a few large Gond kingdoms were beginning to dominate the smaller Gond chiefs. यानी कि जिस तरीके से धीरे धीरे करके दिल्ली सुल्तान की यानी कि मुगलों की जो पावर थी वो डिक्लाइन होती जा रही थी, घटती जा रही थी, तो ये जो गोंड किंगडम था इसने अपनी जो पावर थी उसको डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था ऑन मैनी स्मॉलर गोंड चीफ्स। और अकबरनामा यानी कि अकबर ने जो अपने अकाउंट में लिखा है हिस्ट्री के, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि द गोंड किंगडम ऑफ ग्रह कटंगा हैड 70,000 विलेजेस, यानी कि इसी से हमको पता लगता है कि कितना बड़ा इनका किंगडम रहा होगा। ग्रह कटंगा में जो इनका किंगडम था उसमें 70,000 गांव थे। इसी से हमको समझ में आती है कि हाउ मच पावरफुल द गोंड किंगडम वॉज। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिस किंगडम वॉज बिकमिंग सेंट्रलाइज्ड। द किंग वॉज डिवाइडेड इनटू ग्रहास। यहाँ का जो किंगडम का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया था एंड द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू गढ़, यानी कि इन किंगडम्स को काय में बांट दिया गया था, गढ़ में। और हर गढ़ को पर्टिकुलर एक गोंड क्लान द्वारा कंट्रोल किया जाता था एंड दिस गढ़ वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू 84 विलेजेस कॉल्ड 84, यानी कि इस गढ़ को भी फर्दर काय में डिवाइड कर दिया था 84 विलेजेस में, जिसको 84 कहा जाता था। एंड देन अगेन दिस 84 वॉज सब डिवाइडेड इनटू बारहोड्स, यानी कि फिर से इस जो 84 विलेजेस थे उनको भी बारहोड्स में डिवाइड कर दिया गया और ये जो बारहोड्स होते थे वो 12 गांवों को मिलकर एक बारहोड बनता था। यानी कि अगर हम इनका हायरार्की सिस्टम देखें तो सबसे पहले तो आता है किंगडम, किंगडम के बाद आता है गढ़, गढ़ के बाद 84 विलेजेस एंड देन दिस 84 विलेजेस आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 12 विलेज ऑफ ईच बारहोड, यानी कि 84 विलेजेस के बाद आता है बारहोड जो कि 12 गांव से मिलकर एक गांव बनता है। The emergence of large states changed the nature of Gond society. Their basically equal society gradually got divided into unequal social classes. यानी कि उनकी जो इक्वल सोसाइटीज थी वो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली क्या होने लगी, अनइक्वल सोशल क्लासेस में बढ़ चुकी थी। एंड ब्राह्मण्स रिसीव लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गोंड राजास एंड बिकेम मोर इन्फ्लुएंशियल, यानी कि उस समय जो होता था कि गोंड राजाओं ने ब्राह्मणों को जमीन के टुकड़े यानी कि लैंड भेंट करी थी और उस समय ब्राह्मणों का काफी इन्फ्लुएंस हुआ करता था। और द गोंड chiefs now wish to be recognized as Rajput, so Amandas, the Gond Raja of Graha Katanga, assumed the title of Sangram Shah, यानी कि जो गोंड राजा थे, जो गोंड चीफ थे, उनकी ऐसी इच्छा थी कि उनको राजपूत कहकर पुकारा जाए और इसमें नाम आता है राजा अमनदास का, जो कि ग्रह कतंगा का राजा था, जिसने अपने आप को अज्यूम कर लिया था एज अ टाइटल ऑफ संग्राम शाह। और उनका जो सुपुत्र था यानी कि बेटा था जिसका नाम था दलपत, जिन्होंने रानी दुर्गावती जो कि महोबा के राजपूत राजा चंदेल की सुपुत्री थी उनके साथ अपना विवाह रचाया था। Dalpat, however, died early and Rani Durgavati was very capable and started ruling on behalf of her 5-year-old son Veer Naren. Under her, the kingdom became even more extensive. यानी कि जब दलपत राजा की मृत्यु हो गई तो रानी जो थी उन्होंने वहां पर राज्य पर शासन करना स्टार्ट किया था ऑन बिहाफ ऑफ हर 5-year-old सन वीर नरेन, यानी कि अपने सुपुत्र की जगह, जो कि उस समय सिर्फ
5 वर्ष की आयु के थे, उनके बिहाफ पर रानी ने वहां पर शासन करना शुरू किया और उनके शासनकाल में उस राज्य को और भी ज्यादा ऊंचाई पर वो लेकर गई। इन 1565 द मुगल फोर्सेस अंडर असफ खान अटैक ग्रह कतंगा। 1565 में राजा असफ खान जो थे उनके नेतृत्व में मुगल फोर्सेस ने ग्रह कतंगा पर अटैक कर दिया था, यानी कि आक्रमण कर दिया था। और उस समय ये युद्ध रानी जो थी वो मुगलों के सामने हार गई थी, लेकिन हार जाने के बाद भी उन्होंने अपने आप को मुगलों के पास सरेंडर करने से बेहतर समझा कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, और उनका बेटा भी इसी तरह लड़ते लड़ते बहुत जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। ग्रह कतंगा वॉज अ रिच स्टेट। इट अर्न मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम्स। यानी कि ग्रह कतंगा जो थी वो एक बहुत ही वेल्थियर और रिच स्टेट थी, और ये जो वेल्थ थी वो उन्होंने वाइल्ड एलिफेंट्स को एक्सपोर्ट करके दूसरे राज्यों में इस तरीके से उस वेल्थ को कमाया था। एंड व्हेन द मुगल्स डिफीटेड द गोंड्स, यानी कि मुगलों ने जब गोंड किंगडम को हरा दिया था, रानी के जाने के बाद जो सारी वेल्थ थी उसको कैप्चर कर लिया था, और उस समय उनको कई सारे प्रीशियस कॉइन्स और एलिफेंट्स मिल गए थे। They annexed the part of kingdom and granted the rest to चंद्र शाह एंड अंकल ऑफ बीर नरेन। यानी कि उन्होंने क्या किया था कि कुछ हिस्से पर तो अपना कब्जा कर लिया था, और कुछ जो पार्ट था वो किसको दे दिया था, चंद्र शाह, जो कि बीर नरेन का अंकल था। डिस्पाइट द फॉल ऑफ ग्रह कतंगा द गोंड किंगडम सर्वाइव फॉर सम टाइम। यानी कि ये डिक्लाइन आने के बावजूद भी कुछ समय तक गोंड लोगों ने उस ग्रह कतंगा राज्य पर शासन किया। हाउएवर दे बिकेम मोर वीकर एंड लेटर स्ट्रगल अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर बुंदेलास एंड मराठास। कई वर्षों तक उन लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन बाद में जो उनका पावरफुल किंगडम था वो बहुत ही वीकन हो चुका था, एंड लेटर अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर बुंदेलास एंड मराठास, एंड दे बिकेम मच वीकर एंड लेटर स्ट्रगल अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर बुंदेलास और मराठास। यानी कि इतना कमजोर वो लोग पड़ चुके थे कि वो मराठा और बुंदेलों के सामने अपने आप को टिका नहीं पाए। अब हम लोग बात करेंगे अहोम्स के बारे में। The Ahoms migrated to the Brahmaputra Valley from present day Myanmar in 13th century। यानी कि 13वीं शताब्दी में उन्होंने क्या किया था, अपने आप को माइग्रेट कर लिया था फ्रॉम द प्रेजेंट डे म्यांमार टू ब्रह्मपुत्र वैली। यानी कि अभी प्रेजेंट डे का जो म्यांमार है वहां से वो शिफ्ट होकर कहाँ चले गए थे, ब्रह्मपुत्र वैली के पास। एंड दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ भुयान्स लैंडलॉर्ड्स। और वहां जाकर उन्होंने क्या किया, एक नया जो राज्य था उसको स्थापित किया, और जो पुराना जो राज्य था, जो ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम था भुयान्स का, जो वहां के लैंडलॉर्ड्स थे, उनको हटा करके उन्होंने अपना नया राज्य वहां पर स्थापित किया। एंड ऑल्सो ड्यूरिंग 16th century they annexed the kingdom of Chutias and of Koch Hajo and subjugated many other tribes। यानी कि कई सारे ट्राइब्स को उन्होंने हराया और उनकी पावर को एनेक्स करके और अपनी पावर को उन्होंने बढ़ाया था। द अहोम्स बिल्ड अ लार्ज स्टेट एंड फॉर दिस दे यूज फायर आर्म्स as early as the 1530s। By 1660s they could even make high quality gunpowder and cannons। यानी कि उन लोगों ने क्या किया था, अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन्होंने क्या बनाना स्टार्ट कर दिए थे, फायर आर्म्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे, और बहुत ही उत्तम क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के गन पाउडर और कैनन्स भी बनाना स्टार्ट कर दिए थे। However, the Ahoms faced many invasions from southwest। यानी कि अहोम्स को भी कई सारे इन्वेजन्स का सामना करना पड़ा था। In 1662, the Mughals under मीर जुमला attacked the अहोम किंगडम। यानी कि मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम किंगडम पर भी अटैक किया था। एंड डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस द अहोम्स वर डिफीटेड। यानी कि इतना पावरफुल किंगडम होने के बावजूद भी जो अहोम थे वो मुगलों के सामने हार गए थे। बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग। यानी कि मुगलों का वहां पर ज्यादा समय तक शासन, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रह पाया था। द अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स लेबर। दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पाइक्स। यानी कि अहोम का जो स्टेट था उसमें लेबर्स को, यानी कि जो एडल्ट हुआ करते थे गांव के, उनको फोर्स लेबर करवाया जाता था उनसे, और जिनसे ये काम करवाया जाता था उनको पाइक कहा जाता था।
जहाँ पर जिस भी विलेज का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता था इन नंबर्स, वहां पर क्या किया जाता था, वहां के कुछ लोगों को रोटेट करके दूसरे गांवों में भेजा जाता था. फ्रॉम हेवीली पॉपुलेटेड एरियाज वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड एरियाज. और इसी वजह से क्या हुआ कि अहोम के जो क्लान्स थे वो क्या हो गए, उनके टुकड़े हो गए. बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ 17th century द एडमिनिस्ट्रेशन बिकम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड. Amongst all adult males served in the army during the war. यानी कि यहाँ पर हर परिवार के जो एडल्ट लोग हुआ करते थे वो आर्मी को सर्व करते थे वॉर के टाइम पर. At other times they were engaged in building dams, irrigation systems and other public works. यानी कि ये जो लोग हुआ करते थे जिनको फोर्स लेबर करवाया जाता था वो क्या करते थे कि वॉर के समय तो आर्मी को सर्व करते थे, आर्मी में काम करते थे, और बाकी जो समय रहता था उनको दूसरे कामों में एंगेज कर दिया जाता था, जैसे कि बिल्डिंग बनाना, इरिगेशन सिस्टम बनाना या कोई भी अन्य पब्लिक वर्क जो होते थे उनमें उन लोगों को एंगेज कर दिया जाता था. द अहोम्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू मेथड्स ऑफ राइस कल्टिवेशन. यानी कि इनके द्वारा नए नए राइस कल्टिवेशन के मेथड्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया था. द अहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू क्लान्स और खेल्स. और मतलब ये जो अहोम सोसाइटी थी उनको फर्दर काय में डिवाइड कर दिया गया था, क्लान्स और खेल्स में. देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिशियंस. सो आर्टिशियंस इन द अहोम एरियाज वर कम फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम्स. यानी कि जो ये अहोम किंगडम था इसमें आर्टिशियंस की काफी कमी थी, इसीलिए जो आर्टिशियंस होते थे वो पास के एडजॉइनिंग किंगडम से बुलाए जाते थे. अ खेल ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस. यानी कि जो मुखिया होता था उसे खेल कहा जाता था, और वो जो खेल होता था वो क्या करता था, कई सारे गांवों को कंट्रोल करता था. The peasant was given land by the village community. Even the king could not take it without the community's consent. यानी कि ये जो peasants को जो land दे दिया जाता था वो खुद राजा भी उसको वापस नहीं ले सकता था without the consent of the community. Originally, the Ahoms worshipped their own tribal gods. During the first half of the 17th century, however, the influence of Brahmins increased. यानी कि जो ये अहोम्स होते थे वो अपने ही ट्राइबल देवताओं की पूजा अर्चना किया करते थे. और 17th सेंचुरी के मिड में अगर हम देखें तो ब्राह्मणों का इन्फ्लुएंस इन एरिया में काफी बढ़ता चला गया. टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड द लैंड बाय द किंग. वहां के जो राजा हुआ करते थे उन लोगों ने ब्राह्मणों को मंदिरों की व्यवस्था संभालने के लिए दे दिया था. इन रीजन ऑफ सिप सिंह हिंदुइज्म बिकम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन. यानी कि 1714 और 1744 के बीच में क्या हुआ था, जो हिंदुइज्म था वो बहुत ही प्रीडोमिनेंट रिलीजन वहां का बन चुका था, वहां का धर्म बन चुका था. बट द अहोम किंग डिड नॉट कंप्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुइज्म. यानी कि हिंदू धर्म जो था उसको काफी प्रीडोमिनेंट मान लिया गया था. इसके बावजूद भी अहोम्स जो थे वो अपने जाति के, अपने ट्राइबल के जो रिलीजियस बिलीफ थे उनको नहीं छोड़ते थे हिंदुइज्म अडॉप्ट करने के बावजूद भी. अहोम सोसाइटी वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड. पोएट्स एंड स्कॉलर्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स. यानी कि ये जो सोसाइटी थी वो काफी अच्छी हुई थी, सोफिस्टिकेटेड थी. और जो पोएट्स होते थे इस किंगडम के, या बहुत ही जो बुद्धिजीवी लोग होते थे, स्कॉलर्स हुआ करते थे, उनको लैंड्स जो होती थी वो भेंट में दी जाती थी. थिएटर वॉज एनकरेज. यहाँ पर जो था वो थिएटर को काफी एनकरेज किया गया, नए नए जो कलाएं थी उनको एनकरेज किया गया. साथ ही जो संस्कृत के जो इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शंस थे उनको ट्रांसलेट किया गया लोकल लैंग्वेजेस में, जो कि बुरंजिस थी वो लिखी गई. और साथ ही ये पहले तो जो थी वो अहोम भाषा में लिखी गई और बाद में इसको असमी में भी ट्रांसलेट किया गया था. अब यहाँ पर कंक्लूजन दिया गया है. Considerable social change took place in the subcontinent during the period we have been examining. यानी कि अभी हम जिस समय की बात कर रहे थे इस समय कई सारे सोशल चेंजेस हमने देखे, कई सारे परिवर्तन हुए सबकॉन्टिनेंट में. वर्ण बेस्ड सोसाइटी थी, ट्राइबल बेस्ड सोसाइटी थी, और इन लोगों का आपस में इंटरेक्शन भी हुआ. और ये जो इंटरेक्शन था इसकी वजह से सोसाइटी के तरीकों में काफी परिवर्तन हुआ. उन लोगों ने एक दूसरे का जो ट्रेडिशन कस्टम था उसको अडॉप्ट किया और कई सारे परिवर्तन हमने देखे. देयर वेर
डिफरेंट ट्राइब्स एंड दे टुक अप डाइवर्स लाइवलीहुड, यानी कि कई सारे अलग अलग ट्राइब्स थे और उनके रहन सहन का, उनके ट्रेडिशंस, उनके कस्टम का बहुत ही डाइवर्स तरीका था, उनके रहने का तरीका बहुत ही डाइवर्स था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनी ऑफ देम मर्ज्ड विद द कास्ट बेस्ड सोसाइटी, कई समय के साथ साथ कई सारी जो ट्राइब्स थी वो क्या हो गई थी, काय में उनका मर्जर हो गया था, कास्ट बेस्ड सोसाइटीज में। एंड अदर्स हाउएवर रिजेक्टेड बोथ द कास्ट सिस्टम एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, और कुछ जो ट्राइबल सोसाइटीज थी उन्होंने क्या किया, दोनों ही कास्ट सिस्टम को और ऑर्थोडॉक्स हिंदू सिस्टम को दोनों को ही रिजेक्ट कर दिया। Some tribes established extensive states with well-organized system of administration. Thus, they became politically powerful. Thus, this brought them into conflict with the larger and more complex kingdoms and empires. और इन्हीं में से जो कुछ ट्राइब्स थी, जो पावरफुल ट्राइब्स थी, उन्होंने अपने खुद ही अपने राज्य बनाए और एक पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन अपना खड़ा किया। पर हुआ क्या कि एज दे बिकम मोर पावरफुल, दिस ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द लार्जर किंगडम्स, यानी कि इसकी वजह से क्या हुआ कि उनको काय का सामना पड़ा, कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ा उनसे कई बड़े बड़े राज्यों के साथ में, और इस तरीके से उनको कई बार डिफीट भी हुए वो लोग। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मंगोल्स के बारे में। मंगोल्स, द बेस्ट नोन पास्टरल एंड हंटर गैदरर ट्राइब्स इन हिस्ट्री वर द मंगोल्स, यानी कि अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो बेस्ट जो पास्टरल और हंटर गैदरर्स की जो ट्राइब्स थी वो उन्हें कहा जाता था मंगोल्स। दे इनहेबिटेड द ग्रासलैंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड फॉरेस्ट एरियाज फर्दर नॉर्थ, ये लोग कहाँ रहते थे, ग्रासलैंड, सेंट्रल एशिया के ग्रासलैंड में, और जो फॉरेस्ट एरिया था नॉर्थ का, वहां पे इन लोगों का निवास हुआ करता था। बाय 1206 गेंगिस खान had united the Mongols and Turkish tribes into a powerful military force, यानी कि गेंगिस खान ने क्या किया था कि मंगोल्स को और तुर्किश को, दोनों ही ट्राइब्स को अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया था और एक बहुत ही पावरफुल मिलिट्री फोर्स खड़ा कर दिया था। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ ही वॉज द रूलर ऑफ एक्सटेंसिव टेरिटरीज, यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उस टाइम पे वो कई सारे एक्सटेंसिव टेरिटरीज के मुखिया हुए थे। हिज सक्सेसर क्रिएटेड अ वास्ट एम्पायर, यानी कि उनके बाद जो राजा हुए उन्होंने एक बहुत ही वास्ट एम्पायर जो था वो खड़ा किया। एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम इट इंक्लूडेड द पार्ट ऑफ रशिया, ईस्टर्न यूरोप एंड ऑल्सो चाइना एंड मच ऑफ वेस्ट एशिया। The Mongols had well-organized military and administrative systems. These were based on the support of different ethnic and religious groups. यानी कि उनका एक बहुत ही बड़ा अच्छा administrative well-organized military system था, and this were based on the support of different ethnic and religious groups. इन लोगों के साथ साथ कई सारे ethnic और religious groups भी मिले हुए थे। चलिए, यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, वो यहीं पर फिनिश होता है हिस्ट्री का। और आपको ये चैप्टर अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए यू प्लीज स्टे ट्यून टू माय चैनल। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।